गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में जहाँ हमने ये छोड़ा था कि कैसे आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल जर्मनी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के सामना कर रही थी। उनकी करेंसी का वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुका था, रीज़न की हद से ज़्यादा करेंसी छाप दी थी। ओके, और कहीं ना कहीं जो उनका जो वहाँ पे जो करेंसी चलती थी मार्क्स, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा गिर जाने की वजह से आम इंसान जो था बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। जर्मनी की इंडस्ट्रीज़ की हालत ख़राब हो गई थी और वो लोग ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे अपने सिटीजन्स के लिए, और एज ए नेशन वो खुद भी मतलब इकोनॉमिकली वो गिर रहे थे। ओके, ऐसे में यूएसए ने हेल्प की। ओके, यूएसए ने कहा कि हम आपको हेल्प करते हैं। उन्होंने वहाँ पर हेल्प करना स्टार्ट किया, उनको लोन्स दिया ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को रन करना सके। बट उसी दौरान 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन आया, जो कि यूएसए पर आया, और जिसकी वजह से द ग्रेट डिप्रेशन आने की वजह से यूएसए पर इसका असर पड़ा, और इसके साथ साथ जर्मनी पर भी इसका असर पड़ा। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब कि इकोनॉमिक क्राइसिस आया यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब इसका असर जर्मनी पर भी पड़ा, बिकॉज यूएसए जो हेल्प कर रहा था जर्मनी को हेल्प कर रहा था, एंड अगर खुद अब यूएसए में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, वो जर्मनी की हेल्प कैसे करेगा। ओके, अब यूएसए कैसे हेल्प कर रहा था जर्मनी को, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जर्मनी की जो इतनी सारी इंडस्ट्रीज चल रही थी वो लोन्स पर चल रही थी, और ये लोन्स कौन प्रोवाइड कर रहा था? यूएसए। अब जैसे ही यूएसए में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो उसने जर्मनी से लोन वापस मांगना स्टार्ट कर दिया। ओके, और इससे जर्मनी की जब हालत वापस से डिट्रॉइट होना स्टार्ट हो गई। अब बात हम करेंगे यूएसए में कि यूएसए में क्राइसिस कैसा आया, इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है। तो यूएस का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज होता है जिसको कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहा जाता है, जहाँ पर शेयर मार्केट्स के साथ ट्रेडिंग होती है। ओके, वहाँ वो पूरा क्रैश हो गया, वो मार्केट पूरा क्रैश हो गया। ओके, एज ए रिजल्ट वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। जैसे लाइक हमारे इंडिया में भी स्टॉक एक्सचेंज है, सेंसेक्स आपने नाम सुना होगा, निफ्टी ओके सुना होगा, तो ये हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो जब अगर देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज अगर क्रैश हो जाए, लोग अपना पैसा निकालने लग जाए, अपना शेयर्स बेचना स्टार्ट करते हैं, तो मार्केट क्रैश हो जाता है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिप्रेशन का, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस कंडीशन, और उस इकोनॉमिक क्राइसिस का नाम दिया गया था ग्रेट डिप्रेशन। अब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जैसे ही क्रैश हुआ और वहाँ पर लोगों ने जैसे क्रैश हुआ तो वहाँ पर लोगों ने अपने शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिए, और ये दिन था 24 अक्टूबर 1929, और इस दिन अकेले एक ही दिन पे कम से कम 13 मिलियन शेयर्स बिक गए, और इसी वजह से इस दिन को या इस पीरियड ऑफ टाइम को द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। ओके, अब ऐसे यूएसए में इसका असर हुआ कि यूएसए की इनकम क्या हुई, आधी हो गई। यूएसए में इसका क्या असर हुआ कि इसकी इनकम पूरी आधी हो गई वहाँ पे लोगों की। ओके, फैक्ट्रीज में काम करना या फैक्ट्रीज बहुत सी बंद हो गई, आधी हो गई फैक्ट्रीज भी। एक्सपोर्ट जो वो बाहर कर रही थी, अपना सामान जो बाहर दूसरे देश में बेच रही थी वो कम हो गया, लोग अपना पैसा मार्केट से उठाने लग गए। ओके, तो ये था ग्रेट डिप्रेशन जो कि यूएसए में हुआ था। अब इसका इम्पैक्ट जर्मनी पे क्या पड़ा बिकॉज ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जानते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जर्मनी का केवल 40% रह गया। ओके, क्योंकि हमें याद आपको दिला दूँ, क्योंकि फैक्ट्री जो इनकी चल रही थी लोन्स पे चल रही थी। अब अगर यूएसए ने लोन से वापस ले लिए इनसे, अब फैक्ट्री रन कैसे करेंगे? तो जो फैक्ट्री जो पहले 100% चल रही थी अब केवल 40% तक रह गई। ओके, पीपल्स, अब जो इन फैक्ट्रीज बंद हुई तो उनकी जॉब भी मतलब जाना स्टार्ट हो गई, बहुत से लोग जो है जॉबलेस हो गए, और जिनके पास जॉब बची थी वो बहुत ही ज़्यादा कम वेजेस पर काम कर रहे थे, और एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट की जो संख्या थी उस समय जर्मनी में 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे बिकॉज ऑफ दैट ग्रेट डिप्रेशन। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो रही थी या फिर ना के बराबर थी, तो जो यूथ जो थी वो सब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लग गई थी, चोरी चकारी करना, डकैती करना, इन सब वारदातें वहाँ पे ज़्यादा बढ़ने लग गई। रीज़न ऑफ द, क्योंकि बहुत से लोग जो थे या स्पेशली जो यूथ था उस समय अनएम्प्लॉयड था, और वो अब इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया।
सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा मिडिल क्लास पीपल पर। ओके, क्योंकि जितनी भी उन्होंने सेविंग कर रखी थी अपने आज मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज अपने लिए सेविंग करके रखते हैं ताकि जब भी कोई ख़राब समय आए, बुरा समय तो उस समय वो पैसा वो इस्तेमाल कर सके। बट लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि जर्मनी के पीपल्स के पैसे की कीमत ऐसे ही कम हो गई थी, चाहे वो कितनी भी सेविंग कर रखी होगी, पर वो किसी काम नहीं आ रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द जो करेंसी की जो कीमत थी, अहमियत थी, वो कम हो गई थी। तो जो मिडिल क्लास फैमिली स्पेशली उनकी जो सेविंग्स उन्होंने जो कर रखी थी वो किसी काम नहीं आई, और जो पीपल्स जो थे, सिटीजन्स ऑफ जर्मनी थे, वो काफ़ी डरे हुए थे। ओके, स्मॉल बिजनेसमैन, रिटेलर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, स्मॉल बिजनेसमैन ग्रुप्स, शॉपकीपर्स, इनका बिजनेस डूबना स्टार्ट हो गया, और ये ऐसे बिजनेस क्लास के पीपल अब या तो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में आ गए थे या फिर वर्किंग क्लास कैटेगरी में आ गए थे, जो मजदूर होते हैं ना, उस कैटेगरी में वो आ गए थे। फार्मर्स को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा, उनकी क्रॉप्स को ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे, जो भाव जिस हिसाब से मिलना चाहिए था मिल नहीं रहे थे। इनफैक्ट इतनी बुरी कंडीशंस थी कि वो अपने बच्चों तक को फीड नहीं कर पाते। इवन द फार्मर जो क्रॉप्स ग्रो कर रहा अपने बच्चों तक को फीड नहीं कर पा रहा था। तो काफ़ी मुश्किलों वाले हालात से गुजरी ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन जब आया यूएसए में। ऐसे में नुकसान क्या हुआ वीमर रिपब्लिक को, क्योंकि उस समय जो गवर्नमेंट थी वो थी वीमर रिपब्लिक, और बहुत सारा चीज़ों का ठिगरा उसके ऊपर फूटा। सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट आया। ओके, फिर उन्होंने ट्रीटी साइन कर ली थी, उसका भी वो लोग बहुत से लोग आलोचना करी। सो सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ वीमर रिपब्लिक पर, वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसको नुकसान झेलना पड़ा। गवर्नमेंट अनस्टेबल होना स्टार्ट हो गई, और जब जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अनस्टेबल हुई है तो उसमें डिक्टेटरशिप आने का खतरा आ जाता है, यानी कोई दूसरा पर्सन गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर देता है और ख़ुद को एज अ मसीहा के तौर पे रिप्रेजेंट करता है कि मैं आपका सेवियर हूँ, मैं आपको बचा लूँगा, और वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाती है। और ऐसा हुआ है डेमोक्रेसी में, जब जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अनस्टेबल हुई है तो डिक्टेटरशिप का खतरा ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया। और सिंस जर्मनी में भी जो संकट से गुजर रही थी, और वहाँ और वैसे भी वहाँ के जो सिटीजन्स जो थे वो गवर्नमेंट से काफ़ी गुस्सा थे, चिढ़े हुए थे। ओके, क्योंकि एक तो पीसफुल ट्रीटी उन्होंने साइन की। ओके, तो वो किसने करी थी? वीमर रिपब्लिक ने। ओके, जिससे कि वहाँ के जो जर्मन पीपल्स थे उनका पूरा भरोसा उठ चुका था इस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। और वीमर रिपब्लिक को कहीं ना कहीं ये लोग वीमर रिपब्लिक जो जर्मन जो थे वीमर रिपब्लिक को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि जो भी कर रहे हैं, जो भी ये हो रहा है हमारे साथ, कहीं ना कहीं इसमें वीमर रिपब्लिक ही जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं वीमर रिपब्लिक भी जो थी वो भी असहाय थी, क्योंकि वो किसी भी तरीके से वहाँ के सिटीजन्स को हेल्प करने में असमर्थ थी, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस अलग थी, ट्रीटी अलग साइन हो चुकी थी, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस था, जिससे कहीं ना कहीं वीमर रिपब्लिक भी काफ़ी हेल्पलेस थी कि वो अपने लोगों को हेल्प कर सके। ऐसे में एक शख्सियत आई हिटलर, जिसने आकर जर्मनी में जो भी हो रहा था उसको उसने चेंज करना चाहा और वहाँ पर गवर्नमेंट को चेंज किया। और क्या इफ़ेक्ट आया जब हिटलर का राइज हुआ। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द राइज ऑफ हिटलर। ओके, कहीं ना कहीं आगे जाके डिक्टेटर बने, पर लेकिन कैसे बने, इनके शुरुआती दिन कैसे थे जानते हैं। हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में ऑस्ट्रिया नाम की एक कंट्री में। ओके, इन्होंने अपना जो बचपन से लेकर अपनी जवानी जो एज थी, यंग यूथ एज थी, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी। ओके, बट लेकिन जब जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब ये सेना में जुड़े। ओके, और सेना में इनकी पोजीशन थी मैसेंजर की, यानी कि ये मैसेजेस इनकोड करते थे, सेना तक मैसेज वैल्यूबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते थे, जिसकी वजह से इनको काफ़ी मेडल्स भी मिले फॉर हिज ब्रेवरी एक्ट। और इन 1919 में इन्होंने ही जॉइंड पॉलिटिकल ग्रुप नेम्ड एज अ जर्मन वर्कर्स पार्टी, और बाद में इस ग्रुप को ये डोमिनेट भी करना स्टार्ट कर दिया, और फाइनली एट द एंड वो इस जर्मन वर्कर्स पार्टी के हेड बने, और हेड बनते से ही इन्होंने इस पार्टी को रीनेम करा और इसको एज ए नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी का नाम दिया। और कुछ दिनों बाद इस पार्टी को नाजी पार्टी के तौर पे जाना गया, या ये पार्टी जो है नाजी पार्टी के तौर पे फेमस हुई। अब हम ये जानेंगे कि नाजी पार्टी ने जर्मन की पॉलिटिक्स में अपने आप को कैसे उभारा। ओके, और हाउ डिड द नाजी पार्टी राइज इन द जर्मन पॉलिटिक्स। ओके, अब अर्ली डेज में जब
जो नाजी पार्टी ने जब इलेक्शन लड़ा तब केवल ओनली 2.6 वोट्स आए। कौन से साल में? इन द 1928 में। जो रिक्सटेग है, जिसको कि हम जर्मन पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, जब वहाँ पे पार्टी ने इलेक्शन लड़ा तो केवल 2.6% वोट मिले। और कहीं ना कहीं जो ग्रेट डिप्रेशन जो था वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा कि नाजी पार्टी का राइज हुआ जर्मन पॉलिटिक्स में। ओके, नाजी ने इस ग्रेट डिप्रेशन या उस दौरान जो इकोनॉमिक कंडीशंस जो जर्मनी में थी उसका फ़ायदा उठाया, उसको प्रोपेगेंडा के तौर पे बनाया, और उन्होंने और कहीं ना कहीं नाजी पार्टी ने विश्वास दिलाया वहाँ के इंसान को कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तो कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल भी रहे सिटीजन्स को इन्फ्लुएंस करने में, और नाजीज़्म एक मोमेंट बन गया। ओके, पीपल्स काफ़ी इन्फ्लुएंस होने लगे क्योंकि हिटलर जो था वो काफ़ी उसकी जो स्पीचेस थी वो काफ़ी मोटिवेशनल थी, वो काफ़ी मतलब बहुत ईजिली वो किसी भी मतलब पावरफुल स्पीकर होने की वजह से किसी भी इंसान को, आगे सिटीजन को उसने बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस भी किया। और एज ए रिजल्ट 4 साल बाद वापिस जब इलेक्शन हुए 1932 में, तो नाजी जो पार्टी थी उसमें 37% वोट मिले जर्मन पार्लियामेंट में, और वो वहाँ की सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर गए। ओके, बात थोड़ी सी हम हिटलर की कर लेते हैं। थोड़ा बहुत ही पावरफुल स्पीकर थे, वो अपनी बातों से लोगों के अंदर अपना सपोर्ट जगाते थे। जब जर्मनी कमज़ोर पड़ रही थी तब हिटलर ने अपनी स्पीचेस के थ्रू वादा किया कि जर्मनी को एक पावरफुल कंट्री बनाएंगे। उनकी स्पीचेस में जो मुद्दे होते थे उसमें यही होता था कि वो जर्मनी को एक पावरफुल कंट्री बनाएंगे, वर्साइल ट्रीटी का बदला लेंगे, और जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं इनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। और हिटलर ने ये भी वादा किया कि जैसे ही उनकी पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी तो वो क्या करेंगे, जितना भी दूसरे देशों का इन्फ्लुएंस है, जो फ्रांस है, जो है ना राइनलैंड, जो कि उनका ऐसा लैंड था जहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन, स्टील और कोल का खदानें थी, उन जगहों से उनका कब्जा हटाएंगे, और उनका जो इन्वॉल्वमेंट था, जो इन्फ्लुएंस था हमारे जर्मनी पे, फ्रांस का या पोलैंड का या अदर कंट्रीज़ का, ये इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। ओके, अब उस टाइम लोगों के अंदर ये भी था कि हिटलर उनका कहीं ना कहीं सेवियर था, मसीहा था, क्योंकि उनको वो उसने वादा किया था कि मैं आपको इस ग्रेट डिप्रेशन या इस अनएम्प्लॉयमेंट जो इकोनॉमिक क्राइसिस में इससे निकालूंगा, बदला लूँगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये बात आ गई कि कहीं ना कहीं जो हिटलर जो है वो उनका सेवियर है। ओके, उनका मसीहा है। अब हिटलर का जो सिंबल था या उनकी पार्टी का जो सिंबल था वो कुछ इस तरीके से, स्वास्तिक का सिंबल भी कहते हैं। ये जो बैकग्राउंड होता था वो रेड कलर का होता था और ये ब्लैक इन कलर या वाइट इन कलर में रहता था। ओके, सो ये उनका सिंबल था नाजीज्म का। ओके, आफ्टर गेटिंग पावर्स, जैसे वो लार्जेस्ट पार्टी बनी जर्मन पार्लियामेंट में, और जैसे उनको पावर्स मिला तो कहीं ना कहीं हिटलर ने जर्मनी से डेमोक्रेसी को हटाने का मन बना लिया, कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश करने का फैसला अपने मन में बना लिया। ओके, कि हम अब मतलब हिटलर के माइंड में आ चुका था कि हम अब ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हम इसको कैसे हटाएंगे। ओके, और इसका हमको अच्छा मौका भी मिला। सबसे पहले आया 30 जनवरी 1933। जर्मन के जो प्रेसिडेंट थे हिंडलबर्ग, उन्होंने हिटलर को चांसलर की पोजीशन ऑफर की और हिटलर ने बखूबी इसको एक्सेप्ट भी की। अब पावर्स मिलने के बाद हिटलर जो था वो यही सोच रहा था कि कैसे मैं डेमोक्रेसी को डिसमेंटल करूं, यानी कि डेमोक्रेसी को ख़त्म करूं। अब इसी दौरान मिस्टीरियसली फरवरी 1933 में जर्मन पार्लियामेंट में आग लग गई, और इस आग ने मतलब हिटलर का काम बहुत आसान कर दिया। ओके, उसके बाद इन्होंने 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री नाम से एक लॉ पास कर दिया, ड्यू टू द फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट। इस आग का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने एक फायर डिक्री नाम का एक एक्ट या फिर एक रिजोल्यूशन या फिर सरकार द्वारा एक लॉ पास करवाया, जिसके तहत जितने भी सिविक राइट्स थे ना सिटीजन्स के, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, कोई असेंबली करना, उनसे लोग इकट्ठा एक जगह नहीं हो सकते। ओके, इन सब जो हक थे इनके, जो सिविक राइट्स थे, इसको सस्पेंड कर दिया गया इंडेफिनेटली मतलब कि अनिश्चित काल तक इनको सस्पेंड कर दिया, जो कि वीमर रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन में
प्रोवाइड किया था उनके सिटीजन्स को सिविक राइट्स, उन सिविक राइट को हिटलर ने छीन लिया और 3 मार्च 1933 को उन्होंने एक इनेबलिंग एक्ट पास किया, जिसके तहत हिटलर द्वारा जर्मनी में डिक्टेटरशिप लागू हुई और हिटलर वहाँ के डिक्टेटर बने। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर और ट्रेड यूनियंस पर उन्होंने बैन लगवा दिया। नाजी पार्टी सिवाय केवल नाजी पार्टी इकलौती पार्टी बनी और वहाँ की इकोनॉमी, आर्मी, मीडिया, प्रेस सब पर अब हिटलर का फुल कंट्रोल था और यहाँ से स्टार्ट हुआ हिटलर का युग या फिर द राइज ऑफ हिटलर एज अ पॉलिटिकल फेम में। ओके, जैसे पॉलिटिकली उन्होंने कैसे आगे जाके उन्होंने क्या किया जर्मनी में, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।